15, 16 और 17 अगस्त के करंट अफेयर्स नहीं आ पाए हैं, तो आज हम तीनों के एक साथ देखेंगे। मतलब आज का लेते हुए 15, 16 का भी साथ में। केंद्र ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के बाजार के लिए सोन चिरैया लॉन्च किया। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न आएगा प्रीलिम्स में कि सोन चिरैया कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो स्वयं सहायता समूहों के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए सोन चिरैया लॉन्च किया गया है। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सोन चिरैया नामक एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया। इसे शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए लॉन्च किया गया है क्या ये? तो एक ब्रांड है और लोगो है। यह ब्रांड और लोगो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अनुरूप लॉन्च किया गया है। यह पहल शहरी स्वयं सहायता समूह महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए दृश्यता और वैश्विक पहुंच बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत की कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है 100 गीगावाट से अधिक हो गई है। ध्यातव्य है 2022 तक हमने 170 गीगावाट लक्ष्य प्राप्त करने का जो उद्देश्य रखा है, वहाँ से हम अभी भी काफ़ी दूर हैं। 100 गीगावाट हालांकि बहुत तेज़ी से काम हुआ है और ये हो गया है बहुत तेज़ी से। आप देखोगे पिछले वर्ष तो 60 के आसपास थी, अभी 100 गीगावाट हो गई। तो स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2022 तक लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। भारत की कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता ने 100 गीगावाट का प्रमुख लक्ष्य हासिल कर लिया है। बिजली मंत्रालय, जो विद्युत मंत्रालय है, उसने यह जानकारी दी है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने एक ट्वीट में यह कहा है कि भारतीय बिजली क्षेत्र के इतिहास में है और ऐतिहासिक दिन है। मंत्री ने यह भी कहा कि हमारी स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो 1 लाख मेगावाट को पार कर गई है, 100 गीगा मेगावाट को पार कर गई है। उन्होंने आगे यह कहा, स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के 100 गीगावाट लक्ष्य को हासिल करने के बाद भारत वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर चुका है। तो आपको पता है कि भारत ने वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट ऊर्जा क्षमता अक्षय ऊर्जा से, अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, जल ऊर्जा हो, इससे मतलब कि प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। और उस लक्ष्य की पहली कड़ी देखें तो 100 गीगावाट वो अभी प्राप्त हो गई है। जिस अनुसार भारत सरकार काम कर रही है इस क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, तो ये लक्ष्य बहुत ज़्यादा दूर नहीं लगता है। हालांकि 2022 तक 170 गीगावाट का जो लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा कि नहीं, ये तो समय बताएगा। भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है। भारत सौर ऊर्जा में 5वें और स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर है, याद रखिएगा। भारत 2022 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को दोगुना करेगा, ऐसा विद्युत मंत्रालय ने कहा है। वर्ष 2017 में भारत की स्थापित ऊर्जा क्षमता लगभग 58.30 गीगावाट थी। तब भारत सरकार ने इसे वर्ष 2022 तक बढ़ाकर 170 में बोल रहा था, 175 गीगावाट करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा और 60 गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल हैं। भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता वर्ष 2020 में अकेले 2.63 गीगावाट से बढ़कर 36 गीगावाट हो गई। मतलब इतना तेज बढ़ोतरी हुई है सौर ऊर्जा क्षमता में भारत के। भारत गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में 4.75 गीगावाट का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बनाने के लिए तैयार है। इस अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। एनटीपीसी भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी विकसित कर रहा है और तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले के रामागुंडम में स्थापित इस थर्मल पावर प्लांट में 100 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता होगी। तो जो ये थर्मल पावर प्लांट है एनटीपीसी का, उसी में फ्लोटिंग सोलर प्लांट विकसित किया जा रहा है एनटीपीसी के द्वारा, जिससे 100 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
रामसर की सूची में 4 और भारतीय आर्द्रभूमि वेटलैंड्स जोड़े गए हैं। चारों का नाम याद रखिएगा। रामसर सूची में भारत के 4 और आर्द्रभूमि जोड़े गए हैं और रामसर सम्मेलन के अनुसार वैश्विक महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में चिन्हित किए गए हैं। ये 4 साइट्स कौन से हैं? गुजरात से थोल, गुजरात से ही वाधवाना, हरियाणा से सुल्तानपुर और हरियाणा से भिंडावा। तो 2 गुजरात के, 2 हरियाणा से। ये साइटें लुप्तप्राय मिस्र के गिद्ध, सोशिएबल लैपविंग, सेफर फाल्कन और डालमेटियन पेलिकन के घर हैं। यूपीएससी वाले ध्यान दें कि ये इन पक्षियों का नाम भी पूछ सकता है, ठीक है, इन जंतुओं का नाम भी पूछ सकता है। भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या कुल 46 तक पहुंच गई है। ये सूची क्यों बनाई गई है? तो रामसर सूची को आर्द्रभूमि की एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करने और बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया था और वैश्विक जैविक विविधता को सुरक्षित करने, अपने पारिस्थितिकी तंत्र घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों को बनाए रखने के लिए, मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्द्रभूमि जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे भूजल को शुद्ध करते हैं। वे बाढ़ और सूखे के खिलाफ एक प्राकृतिक स्पंज के रूप में भी काम करते हैं। पानी को जो जल बहाव है इसको रोकने का काम करते हैं, जल की तीव्रता कम करने का काम करते हैं ताकि बाढ़ का प्रभाव कम हो सके। हमारे समुद्र तटों की रक्षा करते हैं। वे जलवायु परिवर्तन से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, तो अतिरिक्त प्रदूषण को सोख करके कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं और शहरी बाढ़ को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने कई पहले स्टार्ट किए हैं, तो याद रखिएगा, पूछ सकता है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कई उपायों, पहलों की घोषणा की और अगले 25 वर्षों को भारत के लिए शानदार बनाने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 14 अगस्त को अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो भारत पाकिस्तान 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था, तो उस विभीषिका को याद करने के लिए 14 अगस्त को अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी कभी जब परीक्षा खबरी नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि उसका वो पार्ट आपका छूट जाएगा। नेक्स्ट डे या जब भी मैं उसको बनाऊँगा, परीक्षा खबरी जो आएगी उसमें वो चीज़ें कवर रहेंगी। तो आप लोगों की जो क्रमबद्धता है, रेगुलरिटी है, वो कभी टूटेगी नहीं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। गति शक्ति मास्टर प्लान, यह समग्र बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजना है। गति शक्ति मास्टर प्लान समग्र बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यह स्थानीय निर्माताओं की वैश्विक प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद करेगा और उन्हें दुनिया भर में अपने समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा में मदद करेगा। यह भविष्य के नए आर्थिक क्षेत्रों की संभावनाओं को भी जन्म देता है। यह भविष्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का एक स्रोत होगा। तो समग्र बुनियादी, आपको पता है कि भारत बुनियादी ढांचे के मामले में अभी बहुत कमज़ोर है। इतना कमज़ोर कि इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 75 वर्ष हो गए आज़ादी के और आज भी 100 से अधिक ऐसे ज़िले हमारे पास जो अति पिछड़े हैं, जहाँ पे जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं बुनियादी ढांचे से संबंधित, वो भी नहीं पूरी है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है 115 आकांक्षी जिलों की पहचान की है। ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अभी तक संतुलित क्षेत्रीय विकास के मामले में बहुत पिछड़े हैं ये। तो भारत में जब तक संतुलित क्षेत्रीय विकास नहीं होगा, जब तक बुनियादी ढांचे पर काम नहीं होगा, तब तक, जब तक इन जिलों को पूरी तरह से सक्षम नहीं बनाया जाएगा, तब तक देश खड़ा नहीं हो सकता है उस तरीके से जिस तरीके से हम चाहते हैं। मेक इन इंडिया सफल नहीं हो सकता तब तक। हम विदेशी कंपनियों को आकर्षित नहीं कर सकते। वो एक ही 2 जगह, बेंगलुरु और हैदराबाद, यही सब ढूंढेंगे। वो प्रयागराज, बनारस या बहराइच में अपना उपक्रम लगाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं जब तक वहाँ बुनियादी ढांचे नहीं उनको मिलते हैं उस तरीके से। तो हम उसको जब तक उपलब्ध नहीं कराते हैं तब तक तो उसी की तरफ एक बड़ा कदम समग्र बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजना गति शक्ति मास्टर प्लान। तो जब परियोजनाएं चलेंगी तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे रोजगार का जो संकट है, रोजगार मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती है, न ही हो सकती है किसी भी देश में, चाहे जो हो। सरकारी नौकरियों की जो संख्या है वो बहुत सीमित मात्रा में हो सकती है। तो कम से कम रोजगार कुछ मिल जाएगा तो अपना जो है तैयारी भी करते रहेंगे। आज सबसे बड़ा चीज़ ये है कि लोगों के पास विकल्प ही नहीं है, क्योंकि लोगों के पास कौशल नहीं है,
किसी विशेष काम को करने का विशेष तरीके से। तो कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो कौशल प्राप्त लोगों को कुशल रोजगार मिलने में मदद मिलेगा, बाकी तो मजदूर जो वर्ग है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन और हरित हाइड्रोजन क्षेत्र भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होंगे। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, इसको भी याद रखिएगा, ऑप्शन में पूछ सकता है कौन कौन सी पहले 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया। तो एक ये भी है, पवन और सौर जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है, हमने कई बार आपको बताया है। यह भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने में मदद करेगा। वर्तमान में भारत ऊर्जा आयात पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऊर्जा निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना बहुत महत्वपूर्ण चलाई हुई है, उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और उसका दूसरा चरण इसमें लॉन्च हो चुका है, दूसरा चरण चल रहा है। और आपने देखा होगा कि लखनऊ आदि बड़े शहरों में बड़े बड़े इससे संबंधित आपको वर्क देखने को मिले होंगे। मैं बता दूंगा तो आप लोग समझ ही जाओगे। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मैं किस स्कीम की बात कर रहा हूँ या किस योजना की बात कर रहा हूँ जिसका दूसरा चरण जो है बहुत तेज जोर शोर से भारत सरकार ने लागू किया है, ताकि ऊर्जा, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों पर निर्भरता हमारी जो है कम की जा सके, प्रदूषण को कम किया जा सके, उसको बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है। न सिर्फ खरीदारों को बढ़ावा देने के लिए बल्कि उनके निर्माणकर्ताओं को भी बढ़ावा देने के लिए उसको लॉन्च किया गया है। कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताएंगे। विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत अभी चावल फोर्टिफाइड योजना भी, इसकी भी घोषणा की। तो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित चावल को वर्ष 2024 तक फोर्टिफाइड किया जाएगा। फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि इसका संवर्धन, प्रवर्धन, कोई विटामिन प्रोटीन नहीं है तो उसको वहाँ उस पर जो है काम कर रहा है कि इसमें विटामिन प्रोटीन की भरपाई की जाए। कोई खनिज नहीं है तो खनिज की भरपाई की जाए, जो आपके लिए जरूरी है। तो इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्कूलों में मध्याह्न भोजन और एकीकृत बाल विकास योजना शामिल है। यह एक महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि देश में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का उच्च स्तर देखा गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुसार देश में हर दूसरी महिला एनीमिक है तथा हर तीसरा बच्चा अविकसित है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स होती हैं मुख्य परीक्षा के लिखने के लिए, तो आप कहीं पॉइंट में लिख सकते हैं। भारत 107 देशों, आखिर आप कहेंगे जब किसी भी चीज़ में कि हमारे यहाँ कुपोषण की बड़ी बुरी स्थिति है, तो वहाँ पर आपके पास कुछ डाटा होने चाहिए। तो डाटा इससे बढ़िया क्या होगा? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार देश में हर दूसरी महिला एनीमिक है, हर तीसरा बच्चा अविकसित है। तो इस तरह से कर सकते हैं ना। तो मतलब 50% महिला एनीमिक है और 33% बच्चा अविकसित है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आधार पर गंभीर भूख की श्रेणी में है, ये भी लिख सकते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात 6 राज्यों ने पायलट योजना के तहत, ये जान लीजिए 2021 में जो मुख्य परीक्षा होगी वहाँ पे ये डाटा आप लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो लोग मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं वो डाटा लिख सकते हैं। हालांकि मैगजीन में सब चीज़ें रहेंगी, लेकिन सुनते सुनते अगर नोट कर लेते हैं तो आपके लिए काम रहेगा। कुछ नहीं, आसानी से जाकर अपने नोट्स में इन सब डाटा को लिख लेंगे। महाराष्ट्र और गुजरात सहित 6 राज्यों ने पायलट योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू कर दिया है। खाद्य फोर्टिफाइड या संवर्धन भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों को शामिल करने की प्रक्रिया है। वंदे भारत ट्रेनें, 75 वंदे भारत ट्रेनें आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए 75 सप्ताह में देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेंगी। वंदे भारत स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेलवे में उनमें से कम 10 को रोल आउट करने के लिए अगस्त 2022 तक लगभग 40 शहरों को जोड़कर स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिए तैयार। तो वंदे भारत ट्रेनें, ध्यान रखिएगा, इसके तहत 40 शहरों को जोड़कर 75 वर्ष मनाने की तैयारी भारतवर्ष ने किया है। लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल, तो देश के सभी सैनिक स्कूल अब लड़कियों के लिए भी खुलेंगे। देश में इस समय 33 सैनिक स्कूल चल रहे हैं। सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाए जाते हैं, जो रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है। सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य छात्रों को कम उम्र से ही भारतीय सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए तैयार करना था। स्वयं सहायता समूह के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यह भी एक महत्वपूर्ण
घोषणा है प्रधानमंत्री के द्वारा। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को देश के साथ साथ विदेशों में भी दूर दराज के लोगों से जोड़ेगा और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। सरकार अपने उत्पादों के लिए देश और विदेश में एक बड़ा बाजार सुनिश्चित करने के लिए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाएगी। गाँव में 8 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और वे शीर्ष उत्पादों को डिजाइन करती हैं। उनके उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए, उनको उसकी उचित कीमत दिलाने के लिए, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के लिए ये एक उचित कदम होगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, यह दिन भारतीयों को सामाजिक विभाजन, वैमनस्य को दूर करने तथा एकता, सामाजिक सद्भाव तथा मानव सशक्तिकरण की भावना को और मजबूत करने की आवश्यकता की याद दिलाएगा। भारत ने 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य रखा, तो कब तक 2047 तक ध्यान रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित करते हुए 2047 तक भारत के ऊर्जा स्वतंत्र बनने के लक्ष्य पर प्रकाश डाला। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, गैस आधारित अर्थव्यवस्था और पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य हासिल कर सकता है। वर्तमान में भारत प्रति ऊर्जा आयात पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करता है। ध्यान रखेगा, ये पॉइंट बार बार याद रखेगा। ऊर्जा स्वतंत्र बनने का रोड मैप किस तरीके का होगा, तो अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस का बढ़ता उपयोग, पूरे भारत में सीएनजी और पाइप प्राकृतिक गैस नेटवर्क स्थापित करना, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में 20% एथेनॉल का मिश्रण आदि। भारत की वर्तमान उपलब्धि, वर्तमान में भारत ने निर्धारित लक्ष्य से काफ़ी पहले 100 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह चीन और अमेरिका के बाद 5.8% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। तो भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है ऊर्जा का, 5.8% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ। पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है। तो एक्सप्रेस में क्या है, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, छत्तीसगढ़, शहरी क्षेत्रों में भी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया। कहाँ पे, गुजरात में। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में। हाल ही में कथा क्रांति वीरों की नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया, तो जी किशन रेड्डी ने किया। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक प्रदर्शनी कथा क्रांतिवीरों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत रविंद्र भवन में प्रदर्शनी और कथा क्रांतिवीरों की लगाई गई है। प्रदर्शनी कथा क्रांतिवीरों की में अल्लूरी सीताराम राजू और शहीदी दिवस, चंपारण सत्याग्रह और जलियांवाला बाग से संबंधित कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं। कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने किस देश में पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत लंबा चौड़ा इसकी कहानी है अफ़गानिस्तान की। एक बार हमने पूरी कहानी आपको बताई थी, फिर से नई स्टोरी जो है, नई जो संभावनाएं हैं, भारत का क्या नुकसान इसमें होगा, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहा था। भारत यहाँ तक कि सार्क देशों ने मिल करके हार्ट ऑफ एशिया एक सम्मेलन की शुरुआत की थी। अफ़गानिस्तान उसके केंद्र में था। अफ़गानिस्तान की भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण थी। सभी देश मिल करके अफ़गानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के लिए सहमत हुए थे। उन सब प्रोजेक्ट्स का क्या होगा, भारत के ऑलरेडी अरबों के प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं, उनका क्या होगा, ये सब बातों पे विश्लेषण करेंगे। भारत का भविष्य क्या होगा, क्योंकि काफ़ी सारी अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं भी भारत अफ़गानिस्तान पे डिपेंड होकर के आगे बढ़ रहा था, तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये सब हम देखेंगे। क्योंकि अभी पाकिस्तान तो और चाइना बहुत खुश हैं, क्योंकि एक अफ़गानिस्तान में जो वो चाहते थे वो हो गया है। हालांकि अब बहुत जल्द ये भी देखने को मिलेगा कि वहाँ की सरकार, जो नई सरकार, जो आताताई सरकार है, वो किस तरह की होगी। ठीक है, क्योंकि बंदूक के बल पर, उसकी नोक पर सरकार बनी है, तो निश्चित रूप से जब इस तरह की सरकारें बनती हैं तो अत्याचार चरम सीमा पे होता है, और इसको रोकना जो सत्ता पे बैठा व्यक्ति होगा उसके भी नियंत्रण में होगा कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो कुछ समय में आपको पता चल जाएगा। विश्लेषण वीडियो फिर से अफ़गानिस्तान तालिबान पे जो सच्ची स्टोरी है, जो भारत से जुड़ी हुई है, वो हम आपको बताएंगे। मेंस के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये टॉपिक, तो 100% आना है।
चाहे वो एक निबंध में आए, चाहे एक आपके मुख्य परीक्षा में IR वाले में आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।